पेनल्टी का। The expression used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract is it truth, a penalty or liquidated damages. If the sum fixed is extravagant or exorbitant, the court will regard it as penalty, और अगर ये genuine लगेगा तो कोर्ट इसे liquidated damages की तरह ट्रीट कर सकती है। मतलब क्या पहले से तय किया जा सकता है कि क्या genuine है और क्या नहीं है? मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट हम ये तय कर सकते हैं कि जेन्युइन अमाउंट क्या है डैमेजेस का? नहीं, ये तो हर केस के सर्कमस्टेंसेस को देखकर, फैक्ट्स को देखकर कोर्ट तय करती है कि इसमें जेन्युइन अमाउंट। कोर्ट जरूरी नहीं है, पार्टीज आपस में कर लेना, वो आपस में बैठ जाएं और मिल करके तय करके अगर सहमत हैं मामला वहीं खत्म करें, नहीं सहमत है तब ना कोर्ट जाना पड़ेगा। बोलो तो, लेकिन क्या पहले डे वन में ही ये तय किया जा सकता है? नहीं। The essence of a penalty is payment of money stipulated as a terrorism of the offending party. Penalty का मतलब होता है उसको टेरराइज करना, उसको डराना एक तरह से कि अगर तुमने गलत किया, डिफॉल्ट किया तो तुमको ये देना पड़ेगा। ये तो पेनल्टी जैसा हुआ ना, तो ये पेनल्टी कहलाएगा। The essence of liquidated damage is a genuine pre-estimate of the damage। और liquidated damage में क्या होता है कि देखो भाई मुझे जो नुकसान होगा वो तुम्हें भरना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस। सुनो, जब लॉ लिखा जाता है, कोई भी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, वहां पर हर बार केवल लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है या पेनल्टी भी होता है? तो मैं बता दूं ज्यादातर केसेस में तो पेनल्टी होता है लॉ में। मतलब गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, हम और आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर होगा? इनकम टैक्स एक्ट में मैं बता दूं क्या है कि अगर सपोज कोई पर्सन अपना इनकम डिस्क्लोज नहीं करता, मतलब छुपा लेता है इनकम को, तो वैसे सिचुएशन में बाद में पकड़े जाने पर उस पर टैक्स रेट जो है ना वो डबल से भी ज्यादा लगेगा। मतलब 30% हाईएस्ट स्लैब रेट होता है, लेकिन वहां पर फ्लैट 60% टैक्स है। कितना? पर वहां मामला खत्म नहीं होता, फिर उसमें सरचार्ज भी लगेगा और फिर उसमें एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। तो आपको बता दो वो परसेंटेज चला जाता है करीब करीब 74% से भी ऊपर। मतलब अगर आपके यहाँ से अनडिस्क्लोज इनकम मिला तो 100 रुपए में से 74-75 रुपीज तो गवर्नमेंट तुरंत दे देगी, उसके अलावा आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो आप समझ जाइए कि ये कितना हाई लेवल का क्या है, पेनल्टी है। समझ में आ रहा है? लेकिन है तो है। और आपको पता है सेक्शन 271(1)(c) है इनकम टैक्स एक्ट में, 271(1)(c), उसमें पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ है कि टैक्स, ये तो जो मैंने कहा ये पेनल्टी नहीं है, रुकना अभी, ये टैक्स है। 74% समथिंग क्या है? टैक्स। और पेनल्टी होगा उसका 100 से 300% सेक्शन 271(1)(c) में। और ये एसेसिंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो 100% पेनल्टी लगाएगा या 300%। तो अगर मान लो 10 लाख रुपए की चोरी पकड़ी गई तो पहले तो टैक्स के रूप में 7,40,000 कम से कम दे दो, फिर उसके बाद 7,40,000 का 100 से 300% आपको देना पड़ेगा पेनल्टी। तो इसका मतलब है जितना पैसा रिकवर हुआ उससे भी ज्यादा आपको लौटाना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो इसका मतलब समझ जाओ ये कितना नेचर क्या है इसका, समझ जाओ। क्लियर है? वापस आते हैं। English law, point number 5, makes a distinction between liquidated damage and penalty, but there is no distinction is followed in India. The court in India must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, exceed the amount the sum so fixed in the contract. लेकिन इंडिया में कोर्ट तय करती है रिजनेबल अमाउंट, और वो अमाउंट कभी भी फिक्स किए गए अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। The court have not to bother about the distinction between the amount reasonable compensation and not exceeding the sum so fixed। मतलब कोर्ट इस बारे में इंटरेस्टेड नहीं होती है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस कितना और पेनल्टी कितना। उससे मतलब कोर्ट अपना खाली रिजनेबल डैमेजेस निकालती है क्लेम और देखती है कि वो सम एक्योर्ड से ज्यादा, मतलब जो फिक्स किया गया था उससे ज्यादा ना हो, बस इतना देखती है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक क्या, damages in case of breach of
कॉन्ट्रैक्ट, ये हम रेमेडी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें पहला रेमेडी क्या था? स्यू फॉर डैमेज। अभी रेमेडी खत्म नहीं हुआ, स्यू फॉर डैमेज के अलावा भी अब रेमेडी अगला सवाल है, यानी ये टॉपिक अभी अधूरा है जो हम पढ़े हैं, ये पूरा नहीं हुआ है। अब देखो व्हाट आर द रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्यूट फॉर क्वांटम पीरियड, और उसके बाद है उसमें भी 5 पॉइंट है स्यूट फॉर क्वांटम पीरियड, और फिर उसके बाद है स्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद है स्यूट फॉर इंजंक्शन। यानी अभी मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये डैमेजेस मिल गया, काम खत्म हो गया? नहीं। तो अगर मैं एक टॉपिक कहूं यहाँ पर रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें सबसे पहला है रेजिस्ट्रेशन ऑफ यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। दूसरा है स्यूट फॉर क्वांटम पीरियड, और इसमें भी 5 पॉइंट है। इसके अंदर भी कितने पॉइंट है? और फिर उसके बाद है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और लास्ट है सूट फॉर ये टॉपिक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर के आपका यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाइए। पहला सवाल देखिए, when prior to the due date of performing the promiser absolutely refuses to perform the contract। बोल रहे हैं कि ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले अगर प्रोमिसर एब्सोल्युटली रिफ्यूज कर देता है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको क्या कहते हैं? अबैंडनमेंट, रेमिशन, एक्चुअल ब्रेक, एंटीसिपेटरी ब्रेक। तो क्या बोलते हैं इसको? एंटीसिपेटरी ब्रेक, क्योंकि ड्यू डेट अभी आया नहीं है। समझ गए? In case of anticipatory breach, the aggrieved party may treat the contract A as discharged and bring an immediate action for damages as operative and wait for till the performance time for performance arise. C exercise option either A or B. D only option A is available। either A और B मैंने बताया था आपको कि पहला क्या था? To treat the contract rescinded and sue the party, other party तुरंत damages के लिए claim करो। सेकंड क्या था? To wait until the due date of। दोनों ऑप्शन था कि नहीं था? Next, in case of breach of contract, which of the following remedy is available to the aggrieved party? Sue for rescission, sue for specific performance, sue for damages, all of this। तो आंसर है all of this। देखो ना इतने सारे ऑप्शन थे यहाँ पर। Remission of contract, sue for quantum merit, sue for specific performance, sue for इंजंक्शन। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, आगे मत पढ़ो। पॉइंट नंबर 5 देखो, जनरली द फॉलोइंग डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल। ऑर्डिनरी डैमेज, बी स्पेशल डैमेजेस, सी रिमोट डैमेजेस, डी नॉमिनल डैमेजेस। तो रिमोट डैमेजेस को आप वसूल नहीं कर सकते हैं, समझ गए? ऑर्डिनरी डैमेज वसूल कर सकते हैं, रिमोट सॉरी स्पेशल डैमेज को वसूल कर सकते हैं, बट स्पेशल डैमेज में भी रिमोट डैमेज कवर्ड नहीं होता है। रिमोट डैमेज का मतलब क्या? मतलब जो डैमेज मतलब बोल रहे हैं कि ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, और वो हो गया तो नहीं हुआ, तो आप उसके लिए कंपनसेट करो, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो रिमोट डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं मांगा जा सकता। 5वां का सही आंसर है सी। कोई दिक्कत?
तो बस बहुत जल्दी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत छोटा है टॉपिक, क्लियर है। अच्छा, ऐसा मत समझना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर खत्म हो गया, आपके सिलेबस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है नहीं अभी, आपके सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 भी है। आजकल सीक्वल का जमाना है ना, तो अभी इसका सीक्वल आपको पढ़ना होगा, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में लॉ ऑफ रिस्क कुछ समझे कि नहीं, सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, सीए इंटर में आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, बस क्या, उसके बाद यूनिट 5 खत्म होगा, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।